हेलो एंड वेलकम टू फिजिएप एकेडमी। आज हम यहाँ पर ये बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू यूटिलाइज द रिमेनिंग टाइम टू स्कोर 650 प्लस मार्क्स इन नीट 2020। जो आगे आने वाला टाइम है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम नीट 2020 में 650 प्लस मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर पाए। बच्चों, हम सब जानते हैं कि नीट 2020 का डेट डिक्लेयर हो चुका है और वो 26 जुलाई। साथ में हम देख रहे हैं कि आज यानी जिस दिन मैं आपको ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ उस दिन 28 मई। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डेज हम कह सकते हैं मई में रहते हैं और 30 डेज कंप्लीटली जून में है और 25 डेज आपको जुलाई में मिलेंगे। यानी 25 प्लस 3 28 प्लस 30 58। कुल मिला के हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि हमारे पास 58 डेज अभी से है। अब हम यहाँ पर इन 58 डेज को कैसे यूटिलाइज करें कि हम नीट 2020 में मोर देन 650 मार्क्स गेन कर सकें। देखिए, 650 मार्क्स गेन करने के लिए सबसे पहले हम उस ब्रेकअप के पास चलते हैं कि हम अपने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे पास एट लीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए। इसको एनालिसिस करने के लिए हमें उन सब्जेक्ट्स का यानी बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो उनका अपना अपना नेचर है उसके बेस पर हम ऐसा कह सकते हैं कि 650 मार्क्स के लिए हमें बायो के नेचर को देखते हुए हम 340 मार्क्स यानी 340 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं और 160 मार्क्स केमिस्ट्री में हम आसानी से ला सकते हैं और 150 मार्क्स हम फिजिक्स में आसानी से ला सकते हैं। तो 340 मार्क्स बायो में, 160 मार्क्स आप कहेंगे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 150 मार्क्स। ऑब्वियसली 350 का टारगेट रखने के लिए हमारे पास एट लीस्ट बायो में 340, केमिस्ट्री में 160 और फिजिक्स में 150 मार्क्स या इनसे ज़्यादा आने ही चाहिए। ये सभी एनालिसिस इन सब्जेक्ट्स के नेचर को देखते हुए जस्टिफाइड है। आप जूलॉजी, बॉटनी यानी बायोलॉजी में आसानी से 340 मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है और आगे आने वाले टाइम को जो मैं अभी आपको समझाऊंगा सही से यूटिलाइज करते हैं। तो वैसे ही आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में रेस्पेक्टिवली 160 मार्क्स और 150 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं अगर अब तक की आपकी तैयारी इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से है और जो मैं अभी आपको टिप्स बताने जा रहा हूं उसके हिसाब से आप चलते हैं। तब बच्चों, यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि नीट 2020 का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपने अब तक पूरा स्टडी कर लिया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए होंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं वो ये कि सबसे पहले अपने कंप्लीट सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। चाहे वो सिलेबस आपके बायो का हो, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? मैं बात कर रहा हूं सिलेबस को आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट में आप अपने सिलेबस के वो चैप्टर्स, वो टॉपिक रखेंगे जिनमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। फुल्ली कॉन्फिडेंट का मतलब यहां पर यह है कि आप नीट के लेवल के उन चैप्टर से, उन टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप विद इन ए लिमिटेड टाइम यानी जो टाइम प्रेस्क्राइब्ड है उससे कम टाइम में आप सही आंसर बता पाते हैं। मैं यहाँ पर यह बात दोबारा रिपीट करता हूं कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि नीट के लेवल का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का लेवल हमें नीट के लेवल का चाहिए यानी रिलीवेंट क्वेश्चन चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं फिजिक्स की अगर बात करूं
कि आपसे कोई जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछने लगे और आप ये एक्सपेक्ट करने लगे कि भाई ये नीट में आएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है कि रिलीवेंट क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जा रहा है और आप उन टॉपिक से, उन चैप्टर से जो क्वेश्चंस रिलीवेंट पूछे गए उनका आंसर अच्छी तरीके से दे पाते हैं, एक कम से कम टाइम में सही आंसर पर पहुंच पाते हैं, तो ऐसे सिलेबस को हम नाम दे रहे हैं कि इन दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट। और एक सिलेबस का वो पार्ट है जिसमें अभी आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितना आपको होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिस की कुछ कमी है, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट में अभी कमी है। तो दो टाइप के सिलेबस हो गए, एक वो जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट है, फुल कॉन्फिडेंट, और दूसरा वो सिलेबस बच्चों जैसे मैंने भी आपको समझाया जिसमें आपको नीड सम प्रैक्टिस, नीड टाइम टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, नीड प्रैक्टिस, या हम कह सकते हैं टाइम टू क्लियर कॉन्सेप्ट। पहला फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये पहले टाइप का सिलेबस हो गया। दूसरा टाइप का सिलेबस हो गया जिसमें आपको प्रैक्टिस की अभी जरूरत है, या कुछ जो कॉन्सेप्ट आपके अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं उनको और अच्छी तरीके से क्लियर करने की जरूरत है। इस तरीके से आप अपने पूरे सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पूरा सिलेबस का मतलब है चाहे जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर फिजिक्स का। इसके बाद हम आते हैं कि आप 1 मॉक टेस्ट पर डे अपीयर होंगे, आप एट लीस्ट 1 मॉक टेस्ट पर डे आपको देना ही देना है। ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट देने से पहले सबसे पहले ये एंश्योर कर लें कि जिस एजेंसी ने या जिस फैकल्टी ने वो मॉक टेस्ट बनाया है तो उसमें जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए, जो क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए, क्या वो नीट के रिलीवेंट हैं। मैं स्ट्रिक्टली आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप समझते हैं कि वो क्वेश्चंस नीट के रिलीवेंट नहीं हैं तो आप ऐसे टेस्ट में अपीयर ना हो। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने अपना तैयारी नीट के लेवल से किया है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। आपका पर्पस यहाँ पर कोई रिसर्च या पीएचडी करना नहीं है, आपका पर्पस है नीट एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स 650 प्लस मार्क्स से क्वालिफाई करना, सो दैट आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन पा सकें। यहाँ हमारा पर्पस कोई रिसर्च करना या पीएचडी करना नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये एंश्योर करना है कि वो क्वेश्चंस जिन के लिए आप मॉक टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस रिलीवेंट होने चाहिए, क्योंकि अक्सर कभी कभी देखने में आता है कि क्वेश्चंस रिलीवेंट नहीं होते हैं और ऐसे में जब स्टूडेंट्स उनमें अपीयर होता है तो उसके मार्क्स कम आते हैं और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो हमें एट लीस्ट इस पॉइंट पर, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि हम अपने आप को फालतू के कामों में उलझाते रहें, नेगेटिविटी अपने अंदर लाते रहें, अपना कॉन्फिडेंस लूज करते रहें। इस काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए। हमारा काम है, इसीलिए हम एक अच्छे मॉक टेस्ट में अपीयर हों जिसमें क्वेश्चंस रिलेवेंट पूछे गए हों, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता रहे। बच्चों, इस समय कॉन्फिडेंस का बूस्टअप होना बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस अगर बूस्टअप नहीं भी हो रहा है तो कम से कम कॉन्फिडेंस नीचे तो नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें, इट इज योर ड्यूटी टू एंश्योर दैट द क्वेश्चंस इन द पर्टिकुलर मॉक टेस्ट शुड बी रिलेवेंट। इसके लिए आप, जैसे अभी कुछ दिनों पहले से ही आप देख रहे हैं कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो कुछ मॉक टेस्ट डालने शुरू किए हैं, क्योंकि वो वही एजेंसी है जो कि ये टेस्ट को कंडक्ट करेगा, तो उन क्वेश्चंस को भी आप ले सकते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एनटीए के द्वारा जो मॉक टेस्ट उनके ऐप पर डाले गए हैं उनमें आप जरूर अपीयर हों, लेकिन वहां पर अभी
मेरी नॉलेज में जो है कि लगभग 7 या 8 टेस्ट डाले गए हैं, तो और ज़्यादा टेस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको रिलीवेंट क्वेश्चन चाहिए, जिससे कि आप उन्हीं रिलीवेंट क्वेश्चंस में अपने आप को टेस्ट कर सकें। आगे ध्यान देंगे, आप अपने पर डे का जो स्टडी है, पर डे जो आप अपना टाइम दे रहे हैं स्टडी के लिए, उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि पर डे के टाइम को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में एट लीस्ट आपको 6 आवर चाहिए। 6 आवर्स किसके लिए? ये जो मॉक टेस्ट होगा उस 6 आवर्स में आपको मॉक टेस्ट देना है, और जो टेस्ट आप दिए उसको एनालाइज भी करना है, एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस करने का मतलब ये हुआ, आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस कितने हमसे गलत हुए, कितने हमसे सही हुए, और कितने हमने अटेम्प्ट नहीं किए। ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ध्यान देंगे कि डिवाइड योर डेली स्टडी टाइम into 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया, 6 आवर्स होने चाहिए आपके पास फॉर मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए, और जो रिमेनिंग टाइम है आपकी स्टडी का, उस पर डे में जितना टाइम 6 आवर्स का है उसको हटाने के बाद जो बाकी का टाइम आपके पास बचा, यानी रिमेनिंग टाइम, उसको आपको यूटिलाइज करना है। वो जो अभी हम कुछ देर पहले बात किए थे कि वो पार्ट जो अभी आपका क्लियर नहीं है, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जहां आपको प्रैक्टिस की नीड है, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर करने की नीड है, वो सब क्लियर करने की रिमेनिंग टाइम फॉर प्रैक्टिस, या फिर हम कहेंगे टू क्लियर कॉन्सेप्ट। ध्यान दें, अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये बता रहा हूं कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट देते समय आप देखेंगे कि चाहे मॉक टेस्ट हो या जो आपका एक्चुअल में नीट का एग्जाम होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस सिंपल पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस मीडियोकर यानी एवरेज होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ए लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं। तो हम यहां पर अब ये समझ लें कि भाई सिंपल क्वेश्चंस किसे कह रहे हैं, मीडियोकर या एवरेज क्वेश्चंस किसे कह रहे हैं, या ए लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस किसको कह रहे हैं, जिससे हम उनके बारे में कुछ और जान सकें। ध्यान दीजिए बच्चों, हम सिंपल क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को कह रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया और रैंडमली हमने 100 स्टूडेंट से पूछा, और 100 स्टूडेंट से पूछने के बाद 100 स्टूडेंट्स में से मोर देन 80 या 85% स्टूडेंट्स ने यह कहा कि हम इस क्वेश्चन को सही करके आए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंपल क्वेश्चन कहेंगे। दोबारा सुन लें, हमने कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया और हमने उस क्वेश्चन के बारे में 100 स्टूडेंट से पूछा कि भाई क्या आप इस क्वेश्चन को सही करके आए हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में से मोर देन 80 या 85 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, हाँ हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया और सही भी किया है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए बच्चों, सिंपल क्वेश्चन ना तो गलत होना चाहिए और ना ही छोड़ के आना चाहिए। ध्यान दीजिए, इन सिंपल क्वेश्चंस को करने का हमारा पर्पस है केवल और केवल कंपटीशन में बने रहना। रिमेंबर, अगर आप ये सिंपल क्वेश्चंस गलत करके आते हैं या ये सिंपल क्वेश्चंस आप छोड़ के आते हैं, तो ऐसा मान के चलें कि आप रेस से बाहर हैं। तो हमारा पहला कोशिश ये जरूर रहेगा कि ना तो हमसे सिंपल क्वेश्चन छूटना चाहिए और ना ही गलत होना चाहिए। हालांकि इन सिंपल क्वेश्चंस को
करने से हम केवल और केवल अपने आप को रेस में बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन, खाली हम सिंपल क्वेश्चन करके आ जाएं और हम टॉप कर जाएं, नहीं, पूरी कहानी सुनते हैं तब हम बात करेंगे। अगला टॉपिक, अगला हमारे जो टाइप के क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं मीडियोकर, या हम कह रहे हैं इसको एवरेज क्वेश्चंस। एवरेज क्वेश्चंस आप उन क्वेश्चंस को कह सकते हैं कि वही जो एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझे कि अगर हम 100 स्टूडेंट से पूछें कि भाई क्या आप इस क्वेश्चंस को करके आए, उनमें से लगभग 60% स्टूडेंट्स या 50 to 60% स्टूडेंट्स आंसर देते हैं कि हाँ हम इन क्वेश्चन को करके भी आए हैं और सही भी करके आए, यानी हमने इन क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया और सही भी करके आए। अगर कोई क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स बोलते हैं, मतलब 50% लगभग स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए और सही अटेम्प्ट करके आए, तो आप उस क्वेश्चन को समझें कि भाई वो एवरेज क्वेश्चन है। और ए लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, फिर वही केस है, अगर 20% या के लगभग स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को करके आए, या ऐसे समझ लें कि लगभग 80% या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमसे ये क्वेश्चंस नहीं हुआ, पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आया, तो वो ए लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहा होगा। ध्यान से समझ लीजिए, सिंपल क्वेश्चंस को करके आना इसलिए जरूरी है कि हमें रेस में बने रहना है। अगर इनमें से आप सिंपल क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हैं या गलत करके आते हैं तो आप रेस से बाहर होना डेफिनेट है। मीडियोकर क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन रेस में बने रहने के लिए भी जरूरी है और रेस में आगे निकलने के लिए भी जरूरी है। वास्तव में ये कहा जाए मीडियोकर क्वेश्चन या एवरेज क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए जरूरी है कि हम रेस में आगे निकल जाएं, और ए लिटिल बिट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ए लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना इसलिए जरूरी है जिससे कि हम रेस में आगे ही नहीं निकले बल्कि रेस में टॉप पर पहुंचे। वास्तव में सभी का अपना अपना लेवल है, सभी क्वेश्चंस अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस का अपनी अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनका वैल्यू ये हो जाता है कि अगर हम इनको सॉल्व करके नहीं आ पाते हैं या गलत करके आ जाते हैं तो हम तुरंत रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट जो दिस टाइप और दिस टाइप और दिस टाइप ये सभी क्वेश्चंस करके आते हैं वो ऑब्वियसली टॉप पर पहुंच जाएंगे, या ऐसे कहें वो स्टूडेंट्स जो ये और ये करके आते हैं वो रेस में एटलीस्ट हमसे तो काफ़ी आगे होंगे, यानी उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट हमसे ज़्यादा है। इसलिए ध्यान दें कि मैं बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नेसेसरी। डेफिनेशन मैंने यहाँ जानते हुए आपको ये समझाई है, क्यों? क्योंकि यहाँ जिससे कि आप इन सभी डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको समझाया उसको, जो अभी कुछ देर पहले मैंने वर्ड यूज किया रिलीवेंस, उस रिलीवेंस के रेस्पेक्ट में आप इन सबको देख पाएं और अपने आप को अच्छी तरीके से जो बाकी के दिन रह गए उनमें अच्छी तरीके से तैयार कर पाएं, सो दैट जिससे कि आप 650 प्लस मार्क्स गेन कर पाएं। मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझिए। जो अभी हम बात कर रहे थे कि पर डे 1 मॉक टेस्ट देना है, फिर उस मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है, और मैंने ये भी बताया कोशिश करें कि मॉक टेस्ट उस टाइम में दें जिस टाइम में नीट का एग्जाम होता है, यानी नीट जो 2020 होगा उसका जो एनटीए के द्वारा टाइम स्लॉट दिया गया है, कोशिश करें कि आप उसी टाइम में मॉक टेस्ट में अपीयर हों और स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कंडीशन में। आगे बढ़े, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, एनालिसिस कर लिया, अब आप जब 10 मॉक टेस्ट दे लिए तो आफ्टर अपीयरिंग इन 10 मॉक टेस्ट आपको फिर अपने आप को एनालिसिस करना। 10 मॉक टेस्ट देने के बाद
आप खुद को एनालिसिस कीजिए। किस बेस पर आपको एनालिसिस करना है कि अब मैं किन किन टॉपिक्स में, किन किन एरियाज में, किन किन चैप्टर्स में फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गया और किन किन एरियाज में मैं अभी वीक हूं। वैसे जो अभी थोड़ी देर पहले इस पॉइंट को समझाने से पहले मैंने समझाया था कि आप अपने सिलेबस को डिवाइड करें। मॉक टेस्ट देने से पहले मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट में अपीयर होने से पहले जो आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक वैसे ही आफ्टर अपीयरिंग इन 10 मॉक टेस्ट अपने आप को फिर से री एनालाइज करें। री एनालिसिस करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो थोड़ा बूस्टअप होगा। हमारे लिए कॉन्फिडेंट होना इस समय बहुत जरूरी है। अगर हम कॉन्फिडेंस लूज करेंगे तो हम अनफॉर्चुनेट केस हमारा अनफॉर्चुनेट केस बन सकता है और हम नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए हम अपने टाइम का पॉजिटिवली यूज करें, अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। फिर मैं दोबारा से उसी बात पर आता हूँ कि 10 टेस्ट देने के बाद फिर से आप अपने आप को एनालिसिस करें, सिलेबस को फिर से डिवाइड करें। फिर जब 10 टेस्ट दे लिए फिर दोबारा से अपने आप को एनालिसिस करें एंड सो ऑन। यही प्रोसेस चलता रहेगा एंड आई होप कि आप डेफिनेटली अच्छा करके जाएंगे। इसके अलावा कुछ देखने में ये आ रहा है कि बहुत से बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि जब टाइम मिल जाता है, यानी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ज़्यादा टाइम का डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर यह है कि क्योंकि अब तक तो आपका नीट का एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं क्यों नहीं हुआ। तो कोरोना के कारण जो आपको टाइम मिला है, नो डाउट कोरोना इज नेगेटिविटी, लेकिन उसके कारण जो टाइम मिला है उसको आपको पॉजिटिवली यूज कीजिए। मेरा कुल मिला के समझाने का मीन्स ये है कि जो आपके माइंड में लीनियंसी आ रही है या लेजीनेस आ रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। इस समय आपका मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो भी टाइम कोरोना के कारण आपको एक्सटेंडेड टाइम मिला है उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। माइंड में लीनियंसी नहीं लाएं। अगर आप माइंड में लीनियंसी लाएंगे तो आपने जितनी अब तक मेहनत की है कहीं ऐसा ना हो उस पर पानी घूम जाए। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से सोचें, अपने आप को री एनालिसिस करें कि आप जो टाइम पाए हैं कोरोना के कारण उसका पॉजिटिवली यूज करें, अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। और पॉइंट से अपने माइंड में निगेटिविटी नहीं लाता। कभी कभी हम जब मेहनत करते हैं तो हमारे माइंड में निगेटिविटी आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अगर हम अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो नो डाउट रिजल्ट अच्छा ही होगा। नेगेटिविटी नहीं लाएं, और नेगेटिविटी ना लाने के लिए, यानी नेगेटिविटी माइंड में नहीं आए, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को सदैव पॉजिटिवली मोटिवेट करें। देखिए, अगर आप खुद को मोटिवेट करना जानते हैं तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। इसलिए सदैव अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें कि आज मैं ये कर लूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, और पूरा टाइम टेबल के हिसाब से आगे बढ़ें। जितना आपने वर्क अपने आप को किसी पर्टिकुलर डे के लिए दे रखा है उसे पूरी तरीके से वो भी पूरी तरीके से जस्टिफाइड हो, रिलीवेंट हो, और उसको करें जिससे कि अगले दिन के लिए आप अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप कर लें। नेगेटिव लोगों से बात नहीं करें। कभी कभी क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव लोगों से बात करने लग जाते हैं और नेगेटिव लोगों की अपनी ही एक दुनिया होती है। इसलिए मेरी एडवाइस आपको यह है कि डोंट फॉलो नेगेटिव पर्सन्स। इसलिए बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेगेटिव लोगों से बातें नहीं करनी है। पॉजिटिव लोगों से बातें करें जो आपको एनर्जाइज कर सकते हो, जो आपको मोटिवेट कर सकते हो। और खुद को मोटिवेट करना आ गया तब तो खैर बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद को मोटिवेट करना आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए सदैव पॉजिटिव रहे, कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। मन पर सदैव, जिसे हिंदी में कहा जाता है, एक लगाम लगा के रखें। अगर वो भटके
तो उसे पकड़ के लाए, वहीं पर बार बार लेके आए। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जो श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में 34वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, चंचलम भी मना कृष्णा प्रमाथे बलभद्रणम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मन बहुत हठी है, बलवान है, कठिनाई से बस में करने वाला है। मैं वायु को और मन को बस में करना दोनों को एक जैसा समझता हूं। आप जानते हैं कि एयर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो अर्जुन उसी से तुलना करते हैं और कहते हैं कि जैसे वायु को बस में करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही मन को भी बस में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे समझाइए कि मैं क्या करूं। तो उससे ठीक 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्णाति। हे महाबाहो अर्जुन, निश्चय ही मन चंचल है, हठी है, बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अभ्यास का मतलब क्या होता है। उनका कहना था कि जहां हमें अपना चित्त लगाना चाहिए, बार बार वहीं पर अपने चित्त को लगाना, बार बार अपने चित्त को वहां लगाए रखने के लिए प्रयत्न करना ही अभ्यास है। तो अब जब श्री कृष्ण ने ही ये सब बताया, भगवान श्री कृष्ण ही ये सब श्रीमद् भगवद गीता में बताए हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, बच्चों, अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करो। आप सदैव जीतेंगे अगर आपने अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार किया है, समय का अच्छी तरीके से यूज किया है। आने वाले टाइम का आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। जैसे मैंने आपको गाइड किया है वैसे आप फॉलो कीजिए, तो निश्चय ही डेफिनेटली यू विल गेट 650+ marks in NEET 2020. I will be very proud of you if you got more than 650+ marks in NEET 2020. If you are having any query, then आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं ये भी कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अच्छी तरीके से मेहनत करें, अच्छी तरीके से मेहनत करें। आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है, हमें थकना नहीं है, कब तक? जब तक कि हम अपने जो पर्पस है उसको नहीं पालें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, करते चलना है, आगे बढ़ते जाना।